आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। थोड़ा बहुत अगर एसएचएम या एसी का कॉन्सेप्ट आपके पास है ठीक ठाक, तो ठीक ठाक कर लेंगे और इससे आसान क्वेश्चन आता है। इसमें भी बस थर्मोडायनेमिक्स के हीट कंडक्शन का जो टॉपिक है, बिल्कुल वैसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का लैंग्वेज है। लैंग्वेज में थोड़ा सा ठीक से पढ़िएगा। अगर ठीक से इसे भी पढ़ लिए तो बनाना आसान है। इसके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं जेई मेन में और नीट में। अभी तो उसी लेवल का करवा रहा हूं, जस्ट यूट्यूब पे आया ही हूं, 2 सप्ताह हुए हैं। आगे एडवांस के क्वेश्चन डालेंगे जब आपका फर्स्ट मेन हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, अभी तो जेई मेन नीट ये सब के लिए सफिशियंट होगा। दूसरी चीज है, सारे क्वेश्चंस मेरे कर रहे हैं तो एक बार करके देखिए क्वेश्चन को। आप जेई मेन के एग्जाम के बाद तारीफ करेंगे। काफी क्वेश्चंस आपको मिलते जुलते मिल जाएंगे जो एग्जाम में आएगा। तो प्लीज क्वेश्चंस को देखा कीजिए मेरा, अच्छे क्वेश्चंस हैं और तारीफ जरूर करेंगे एग्जाम के बाद, ये श्योर है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? वेव से लगी रहा कि एक साइनोसॉइडल कुछ चीज है जिसे हमें पढ़ना है। ये कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मेड अप ऑफ वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वाइब्रेट करवाते हैं और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को वाइब्रेट करवाते हैं, तो कहता है दोनों को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करेगा। ठीक है, सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन, suppose this is x direction, suppose this is y direction and suppose this is z direction। कहता है wave is made up of vibrating electric and magnetic field perpendicular to each other। suppose इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं like this, this is origin। इलेक्ट्रिक फील्ड suppose E is equal to E naught sin ओमेगा टी प्लस फाइव के जगह पे आप के एक्स भी लिख सकते हैं या माइनस ले सकते हैं आप। यू नो के इज इक्वल टू 2π/λ, इतना जानते ही हैं। एक कहता है आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वाइब्रेट करवाते हैं इस तरह से 0 टेस्ला 1 टेस्ला 2 टेस्ला 3 टेस्ला 4 टेस्ला 5 टेस्ला 4 टेस्ला 3 टेस्ला, सॉरी दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली। 0 न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम, 3 न्यूटन पर कूलम, 4 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम, 4 न्यूटन पर कूलम, 3 न्यूटन पर कूलम, 2 न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम, 0 न्यूटन पर कूलम एंड सो ऑन। इलेक्ट्रिक फील्ड को वाइब्रेट करवाते हैं। दोनों के परपेंडिकुलर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को वाइब्रेट करवाते हैं इस तरह से, ये दोनों परपेंडिकुलर है, B इज इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स। के इज द वेव नंबर 2π/λ, यू नो 0 टेस्ला 1 टेस्ला 2 टेस्ला 3 टेस्ला 4 टेस्ला 5 टेस्ला 4 टेस्ला 3 टेस्ला 2 टेस्ला 1 टेस्ला 0 टेस्ला एंड सो ऑन। इस तरह से वाइब्रेट करवाते हैं तो दोनों के परपेंडिकुलर लाइट निकलेगा। यहाँ लाइट वेक्टर के फॉर्मूले में डायरेक्शन है, इसलिए लाइट इज ऐसा कुछ है नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट करती है, इसलिए मैं ऐसा वेक्टर के फॉर्मूले लिखा हूं। ठीक है, मींस ऑल दीज 3 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड को वाइब्रेट करवाते हैं तो दोनों के परपेंडिकुलर लाइट निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली। तो लाइट से समझना थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाता है क्योंकि आप डेली लाइफ में इसे यूज करते हैं। So this is all about electromagnetic wave. So electromagnetic wave है क्या है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। So come for some facts about electromagnetic wave। आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करवाते हैं, फर्स्ट कहता है इसके मैग्नीट्यूड को अगर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, it comes under 3 into 10 to power 8 meter per second and that is the velocity of light in vacuum। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेट करवाते हैं उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर, कोई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अंडरस्टूड। इलेक्ट्रिक फील्ड आप चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, कैसे हम बाद में देखेंगे उसको, राइट ना। क्योंकि ऐसा है कि
मैग्नेटिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने देखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो भी चेंज हो जाएगा। यू नो F इक्वल टू क्यू ई। जब फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा देयर विल बी करंट, और जैसे ही करंट सेटअप होगा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। मींस मैग्नेटिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा चेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा मूव करेगा, या इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उतना ही ज्यादा करंट सेटअप होगा, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। अंडरस्टूड है। कोई सिस्टम है जो ड्रॉ कर रहा है करंट, क्लियर ना। सो मैग्नेटिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। सो फर्स्ट इज E अपॉन बी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करवाए उसका मॉड, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, दोनों को अगर आप करते हैं तो इट कम्स अंडर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सेकंड प्रॉपर्टी है it can travel through vacuum, it can travel through vacuum। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। थर्ड इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव varies with medium in any medium, it is given by v is equal to 1 upon under root mu naught into mu r epsilon naught into epsilon r। बेसिकली ये बना हुआ है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को लेकर, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। मैग्नेटिक फील्ड में आपने देखा था म्यू नॉट इनटू म्यू आर आता है, बिल्कुल वही है। एंड हियर यू नो C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का एक कांस्टेंट वैल्यूज है, इससे अगर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करते हैं सो यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो यू कैन राइट हियर V इज इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट mu r into epsilon r. Sorry, this is your epsilon r. This is the equation for velocity of light in any medium. Next point, frequency range of electromagnetic wave, frequency range of electromagnetic wave is very wide. So it is divided into different groups and identified by different names, आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत ज्यादा होता है, 10 हर्ट्ज टू 10 टू द पावर 22 हर्ट्ज, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज है। इसलिए इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे सपोज आप कंसीडर करें इस तरह से कुछ, टेन हर्ट्ज टू 10 to the power 12 hertz, 10 hertz to 10 to the power 12 hertz, that is called radio wave. 10 to the power 12 to 10 to the power 14 hertz, 10 to the power 14 hertz, that is your infrared light. 10 to the power 14 to 10 to the power 15 hertz, that is called visual light और लाइट वेव, इसी को बोलते हैं जिसमें हम सारा काम करते हैं। एंड 10 पावर 15 टू 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज, दिस इज अल्ट्रावायलेट। 10 पावर 18 टू 10 टू पावर 20 हर्ट्ज, दिस इज योर एक्स रेज। एंड 10 टू पावर 20 टू 10 टू पावर 22 हर्ट्ज, दिस इज कॉल्ड गामा रेज।
ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये लाइन का बड़ा छोटा होने से कोई मीनिंग नहीं, बस डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग दिखे इसलिए ऐसा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत ज्यादा होता है 10 to 10 हर्ट्ज, जिसे हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। एक और है अपर पार्ट ऑफ रेडियो वेव इज कॉल्ड माइक्रोवेव। अपर पार्ट ऑफ रेडियो वेव is called माइक्रोवेव। रेडियो वेव के अपर पार्ट को हम माइक्रोवेव बोलते हैं। इसका मैं रेंज नहीं दे रहा, बहुत सारे बुक्स में रेंज दिए हुए हैं, लेकिन साइंस रोज चेंज कर रहा है। ऐसा ना हो कि एक समय में गामा रेज से भी आपको कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल देना शुरू कर दे, इसलिए मैं इसका रेंज नहीं लिख रहा। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कॉस्मिक रेज वगैरह कि कॉस्मिक रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसा कुछ है नहीं। कॉस्मिक रेज कुछ नहीं, रेडिएशंस कमिंग आउट फ्रॉम कॉस्मोस। कॉस्मोस मींस आउटर स्पेस। जो भी आउटर स्पेस से रेडिएशंस आ रहे हैं वो सारे कॉस्मिक रेज हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, गामा रेज हो सकता है, बीटा रेज हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, न्यूट्रॉन का फ्लक्स हो सकता है, राइट। तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, राइट। कॉस्मिक रेज ऐसा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट नहीं है। अगर आपका सबका फ्रीक्वेंसी रेंज मालूम है तो इसे सबका वेवलेंथ भी आप निकाल सकते हैं। जानते हैं C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू। अब वेवलेंथ का रेंज निकाल सकते हैं। अक्सर 12th वगैरह में पूछा जाता है, कभी कभी नीट वगैरह में भी आ जाता है, जेईई मेन में भी आ जाता है, ऐसा नहीं है, उसमें आसान क्वेश्चंस भी आते हैं ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फोर्थ या फिफ्थ जो भी प्रॉपर्टी रहा हो, फिफ्थ प्रॉपर्टी है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से पढ़िएगा जरा। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे। इट गिव्स मैग्नीट्यूड एंड direction of energy flow associated with electromagnetic wave. It is perpendicular to both the electric field and magnetic field, that is in direction of light wave. Getting it? कहता है पॉइंटिंग वेक्टर जो है लाइट एक एनर्जी है और एनर्जी किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी, इसका वैल्यू क्या होगा वो पॉइंटिंग वेक्टर बताता है। बेसिकली दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम आगे देखेंगे। सो इट इज डिफाइंड बाय दिस कि जो भी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा और लाइट के डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी। इसका दूसरा जो हम डायरेक्शन देंगे उसका हम बताएंगे आप, ठीक है ना। बोथ द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव के जगह पे, बेसिकली मैं टॉपिक लाइट में पढ़ाता हूं इसलिए अक्सर लाइट वेव लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर दीजिए, दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। सपोज मैं बताया था आपको ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव, ऐसा कुछ इसका वैल्यू मैं लिखा था। ये जो है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन टू परपेंडिकुलर टू बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑल दिस थ्रीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जिस डायरेक्शन में लाइट एनर्जी प्रोपेगेट करेगी उसी डायरेक्शन में पॉइंटिंग वेक्टर भी होगा। सो एस इज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लियर नाउ। तो डायरेक्शन हो गया, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड वाज गिवन बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा था कि पॉइंटिंग वेक्टर जो है E क्रॉस B का मॉड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। उसने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर्स हैं इसका मॉड निकाल लीजिए और म्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, और ये सही है, अभी तक चल रहा है। अब यहां क्रॉस प्रोडक्ट उसने क्यों लिया, अब जानते हैं तीनों आपका परपेंडिकुलर, यू नो, एक वेक्टर A क्रॉस B
इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, अगर मॉड लें तो राइट हियर थीटा इज 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1, थीटा आपका 90 डिग्री है, साइन 90 इज 1, तो फिर क्रॉस लेने की क्या जरूरत पड़ी। मैक्सवेल ने सोचा होगा कि मैक्सवेल ने तो 90 डिग्री पे तीनों वेक्टर्स को रखा, तब देखा कि सही इक्वेशंस आ रहे हैं, सही वैल्यूज आ रहे हैं, सही डेटा आ रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट तो बड़े बड़े होते हैं, बहुत दिमाग वाले होते हैं, तो लोग बहुत फर्दर बहुत आगे को सोचकर काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने सोचा कि फर्दर कोई आगे साइंटिस्ट अगर 30 डिग्री पे वाइब्रेट करके लाइट निकाल दे, 60 डिग्री पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को वाइब्रेट करके लाइट निकाल दे, तो उसकी इस सिचुएशन में आपका वो इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ ई क्रॉस बी इज इक्वल टू ई बी साइन 90 इज 1, सो दैट बिकम्स ई बी अपॉन म्यू नॉट, ई बी अपॉन म्यू नॉट। दिस इज इक्वेशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर फर्स्ट। You know any vibration is represented in RMS value, तो यहाँ आप E को लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू मॉड अगर लें सो E नॉट बाई रूट टू, यहाँ B को लिख सकते हैं B नॉट बाई रूट टू, जैसे आप लिखते हैं I इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। वाइब्रेशन का मेन मैग्नीट्यूड हम जो लेते हैं RMS वैल्यू में लेते हैं, सो दिस बिकम्स E नॉट बाई रूट टू इंटू B नॉट बाई रूट टू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, सो इक्वेशन बिकम्स E नॉट इंटू E naught into B naught divided by twice mu naught. This is another important equation of pointing vector. Now, आप जानते हैं E upon B, this is a light wave. You know E upon B is equal to C. E को लिख सकते हैं आप, आपने देखा था E naught sin ओमेगा t प्लस फाइव या जो भी है, B is equal to B naught sin ओमेगा टी प्लस फाइव या के टर्म में के एक्स जो भी है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बी नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड दैट इज योर बी नॉट साइन ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू सी, दिस इज ई नॉट बेसिकली। इसको काट सकते हैं तो आप लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, सो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी। देखिए यहां ई नॉट का फंक्शन में आ गया, राइट, मैग्नेटिक फील्ड। सो बी नॉट एंड ई नॉट दीज आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां आप लिख सकते हैं बी नॉट की जगह पे एस इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस म्यू नॉट इनटू सी, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, दैट इज गेटिंग इट। नाउ अब पॉइंटिंग वेक्टर को फील कैसे करें? पॉइंटिंग वेक्टर को फील करने के लिए कुछ इस तरह से सोच सकते हैं। छोटा स्पेस में थोड़ा सा करवा रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस लिख दिया हूं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता है, कुछ समय बच जाएगा आपका। सो पॉइंटिंग वेक्टर को फील कैसे करें? मैं बताया इंटेंसिटी ऑफ लाइट के जैसा होता है। सो यू कैन राइट हियर पॉइंटिंग वेक्टर is defined by amount of wave energy, understood, electromagnetic wave energy incident per second per unit area, ठीक है ना? पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी इंसिडेंट होता है, मींस दैट इज एस इज इक्वल टू एनर्जी को हम आई लिख रहे हैं पर सेकंड पर यूनिट एरिया, क्योंकि ई से मैं रिप्रेजेंट कर दिया हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो कंफ्यूजन हो सकता है, राइट ना? सो हियर पॉइंटिंग वेक्टर इज द एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, आई इज द एनर्जी, वेव एनर्जी मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही है, यूनिट एरिया में जितना लाइट एनर्जी इंसिडेंट होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी ही है, पर सेकंड पर यूनिट एरिया जितना इंसिडेंट हो दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। सो उसी को हम पॉइंटिंग वेक्टर के टर्म में यहां लिखते हैं। एंड यू नो एनर्जी आई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो आप देखते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वही है, E की जगह पर मैं आई लिख दिया हूं। आप ये भी लिख सकते हैं एम सी इज इक्वल टू आई बाई सी। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक स्टेप और चलते हैं, अगर हम ऐसा करें ट्वाइस एम सी
इज इक्वल टू ट्वाइस आई बाई सी। परफेक्टली रिफ्लेक्शन में, इन केस ऑफ परफेक्टली रिफ्लेक्शन, परफेक्टली रिफ्लेक्शन में ऐसा कर सकते हैं, सपोज यहां से कोई आता है मोमेंटम p से, लौट आता है मोमेंटम माइनस p, सो p माइनस p डिवाइडेड बाई t, सॉरी p माइनस p डिवाइडेड बाई t, दैट इज योर फोर्स। एंड फोर्स पर यूनिट एरिया करें तो इस तरह से आएगा। गेटिंग इट ना? तो जो भी ये चेंज इन मोमेंटम हम करना चाहते हैं, तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम सिर्फ अगर लें, जो आगे हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस p इज इक्वल टू ट्वाइस mc। परफेक्टली रिफ्लेक्शन, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी को हम पॉइंटिंग वेक्टर के टर्म में लिखें, तो आप लिख सकते हैं ऐसा, ट्वाइस mc ट्वाइस mc। एनर्जी को ऐसा कर सकते हैं आप, ट्वाइस mc इज इक्वल टू आई के जगह पे क्या लिखते हैं, एस टी, एस आई के जगह पे अगर लिख दें हम एस इंटू टी इंटू ए, तो ये बन जाएगा ट्वाइस एस, ए आ जाएगा आई इक्वल टू टी इंटू ए, तो आ जाएगा ट्वाइस एस बाई सी, और टी इंटू ए यहां ले लीजिए। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड पर यूनिट एरिया, अब जानते हैं मैं ही कर देना चाहता था यहाँ पे, तो हो जाएगा फोर्स, एरिया से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, दैट विल बी प्रेशर। सो यू कैन राइट हियर प्रेशर, rate of change of momentum per second per unit area, that is pressure. So pressure is equal to 2s by c. This is in case of perfectly reflection. Perfectly reflection. And also you can write here pressure is equal to s by c in case of perfectly absorption. Perfectly absorption. परफेक्टली ऑब्जॉर्प्शन इन सेंस कि सपोज कोई वेव इंसिडेंट हुआ कुछ एनर्जी से, राइट, कुछ मोमेंटम है इसका p, यहाँ का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो लौटेगा कितना, जीरो मोमेंटम से। गेटिंग इट ना? तो अंडरस्टूड है, जो यहाँ 2s जो हो रहा था वो s हो जाएगा, तो s बाई सी। मीन्स अगर हम व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं तो हमारे शरीर पे, कपड़े पे प्रेशर ज्यादा होगा, अगर ब्लैक क्लॉथ पहनते हैं तो प्रेशर कम होगा। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक क्लॉथ पहनने पे ज्यादा वार्मनेस की फीलिंग होती है, और इसमें व्हाइट क्लॉथ पहनने पे थोड़ा सा कूल हम फील करते हैं, वो अलग घटना है। लेकिन प्रेशर ज्यादा ऐसे ही होगा कि जब व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा, अगर ब्लैक क्लॉथ पहनते हैं तो उसमें प्रेशर कम होगा रेडिएशन का। जैसे आप देखते हो कि अगर धूप में बहुत चलते हैं तो बॉडी टैन हो जाता है। टैन क्यों हो जाता है? बेसिकली जो फोटोन पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है, जो स्ट्राइक करता है हमेशा, तो प्रेशर लगाता है, तो फोर्स लगाता है बॉडी पे, और टिश्यूज पे फोर्स लगाने पे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, इसलिए हमें डार्क दिखता है, ठीक है ना। सो देखते होंगे कि जो ज्यादा जो व्हाइट स्किन है उस पर ज्यादा टैनिंग होता है, ब्लैक पे दिखेगा नहीं शायद, जो भी हो ऐसा कुछ है। तो ये था प्रेशर के बारे में, और यही है मेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लियर ना? अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, देन कौन सा इक्वेशन, देन क्या सही होगा? E इज इक्वल टू E नॉट आई, B इज इक्वल टू B नॉट J, E इज इक्वल टू E नॉट J, B इज इक्वल टू B नॉट I। यहां से क्लियर हो गया कि ये इज करेक्ट, क्योंकि अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। सपोज हम ए पॉजिटिव एक्स लिए, ए पॉजिटिव हम वाई लिए, तो आपका पॉजिटिव जेड होगा, जो भी मैं करवाया। ए इक्वेशन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर 0 डिग्री एंगल आ जाएगा। ए ऐसा करेंगे तो इस केस में ई नॉट जे और बी नॉट आई, तो इस केस में उल्टा हो जाएगा, निगेटिव एक्स हो जाएगा। ए भी नहीं होगा, एक वेक्टर 0 डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जैसा मैं बताया था इसमें आसान क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ठीक से देखिएगा, उसको देखने में बड़ा टफ लगता है लेकिन होता है कुछ नहीं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज गिवन 5 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग z डायरेक्शन। द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी के टर्म में जानते हैं कितना, UE इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E² इतना होता है। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ
epsilon naught into E naught by root 2 whole square. You can write here that is equal to half 1/4 पहले ही कर दीजिए अंडर रूट का होल स्क्वायर का दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर एंड वी हैव द वैल्यूज 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ होगा ऐसे आपको भी याद भी होगा डेटा 8.85 into 10 power minus 12 into electric field is given 1 न्यूटन पर कूलम और 1 वोल्ट सो 1 स्क्वायर। इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा दैट विल बी 2.21 into 10 power minus 12 जूल पर क्यूबिक मीटर। यही आपका एनर्जी डेंसिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज। अब इससे कंफ्यूजन मत है, फ्रीक्वेंसी का एप्लीकेशन नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चंस में ऐसा आ सकता है कुछ भी, ठीक है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज पासेस फ्रॉम वैक्यूम इनटू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम मींस एप्सिलॉन आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम है और मैग्नेटिक फील्ड मीडियम नहीं है, स्ट्रिक्टली कहता डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जा रहा है विथ रिलेटिव परमिटिविटी 4, कहता है रिलेटिव परमिटिविटी म्यू इसका 4 दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। अब जानते हैं अभी जो मैं बताया वी और सी के शायद मिटा दिया, मैं इरेज कर दिया यहां से। अब जानते हैं v इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन, या ऐसा कर सकते हैं v इज इक्वल टू आपने अभी देखा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू इप्सिलॉन, इसको आप ये भी लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, एंड इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। आपने ऐसा देखा एंड सी यू नो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो सी अपॉन वी क्या होगा, सी अपॉन वी करें तो इससे डिवाइड करें तो ऊपर चला जाएगा आपका म्यू इंटू इप्सिलॉन डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। एक काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस फॉर भी क्वेश्चंस आ गए हैं बहुत बार, सो ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए म्यू इज इक्वल टू अब जानते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इप्सिलॉन इज इक्वल टू जानते हैं इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, राइट। एक कहता है म्यू नॉट लेंगे तो म्यू नॉट से कट जाएगा आपका, राइट, तो म्यू आर आपका बचेगा, म्यू आर इज 1। एक किस मीडियम है, नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, ये नॉन मैग्नेटिक मीडियम है क्योंकि कहता है डायलेक्ट्रिक मीडियम में एंटर करता है, मींस यहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, मींस मैग्नेटिक मींस जैसे एयर इज कंसीडर्ड टू बी नॉन मैग्नेटिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक, जिसका इप्सिलॉन आर भी होता है और म्यू आर भी 1 होता है, राइट। इप्सिलॉन आर 1 एंड म्यू आर इज 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रिक एंड नॉन मैग्नेटिक। कोई मीडियम है जो मैग्नेटिक है नॉन इलेक्ट्रिक है, राइट, तो उसका म्यू आर का वैल्यू होगा, इप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होगा। कोई मीडियम ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक हो नॉन मैग्नेटिक हो, तो मीडियम उसका म्यू उसका 1 होगा और इप्सिलॉन इसका, सॉरी मैं क्या बोला 1 सेकंड। कोई मीडियम ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक भी हो मैग्नेटिक भी हो, जैसे एयर इज नॉन मैग्नेटिक और नॉन इलेक्ट्रिक, तो एयर का म्यू आर भी 1 होता है, इप्सिलॉन आर भी 1 होता है। कोई मीडियम हो जो मैग्नेटिक हो और नॉन इलेक्ट्रिक हो, नॉन इलेक्ट्रिक है मींस इप्सिलॉन आर 1 एंड म्यू आर का कुछ वैल्यू होगा। कोई मीडियम ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक हो नॉन इलेक्ट्रिक हो, तो इप्सिलॉन आर 1 म्यू आर का कुछ वैल्यू होगा, क्लियर। तो मीडियम कहता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है मींस इलेक्ट्रिक मीडियम है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 है, मैग्नेटिक मीडियम नहीं है। इस केस में म्यू आर इज इक्वल टू 1, म्यू आर आपका 1 हो गया, एक कट जाएगा, इप्सिलॉन आर है, इप्सिलॉन नॉट यहां से काट सकते हैं, सो दैट बिकम्स सी अपॉन वी इज इक्वल टू अंडर रूट इप्सिलॉन आर, राइट। एंड इप्सिलॉन आर एंड वेलोसिटी फ्लैट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी फ्लैट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, या एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 4 अंडर रूट दैट इज 2, क्लियर। बिल्कुल इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन हम करवाते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी हम ला सकते हैं इसको, लेकिन यहां इसलिए मैं इस इक्वेशन से सोल्व किया कि इक्वेशन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है रिलेटिव परमिटिविटी
of a non-magnetic medium is 4. Refractive index of medium is option A 4, B 1/4, C 2, D 1/2। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, राइट। अब यहां एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल एक ही जैसा का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ही, आंसर भी सेम ही आएगा। इसका आंसर पहले बता दो 2 आएगा कैसे, मैं बताऊंगा। अब यहां देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आपका 2 आ गया तो आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगा। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, सी आपका घटेगा। वेवलेंथ क्या होगा आपका, ए भी आपका घटेगा। तो कितना से घटेगा, राइट। आप जानते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंजेस, एम्पलीट्यूड मे और मे नॉट चेंज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। अपना शुरुआती लेक्चर में मैं किया हूं, जो कि खराब वीडियो बने थे शुरू में, खैर जो भी हो। तो वेवलेंथ घटेगा तो कितना से घटेगा, आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट की। सो 2 से घट गया तो इसका मतलब वेवलेंथ वेलोसिटी ऑफ लाइट भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा 2 फैक्टर से, 1/2 फैक्टर से। सो वेवलेंथ बिकम्स हाफ एंड न्यू फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड होता ही है, आप जानते ही हैं। सो आंसर ए इज करेक्ट। ये सब नहीं होगा, 2 है तो 1/2 हाफ हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम इज 4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 1। आपने देखा V इज इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं C अपॉन V इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। यू नो म्यू आर इज इक्वल टू 1 फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम जो इसमें क्वेश्चन में कहता है, राइट। सो इक्वेशन म्यू बिकम्स अंडर रूट एप्सिलॉन आर, सो अंडर रूट 4 दैट इज 2। गेटिंग इट, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज करने से लगता है कि क्या हो गया, ऐसा है नहीं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, रिलेटिव परमिटिविटी and relative permeability of a medium are 10 and 1000 respectively. A microwave of frequency 10 megahertz is propagating in this medium. The number of waves in 1 kilometer of the medium is option A approximately 3, B approximately 33, C approximately 333, D approximately 3333। यही है। एक कहता है रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम आर 10 and 1000 रेस्पेक्टिवली। एक कहता है इलेक्ट्रिक मीडियम भी है और मैग्नेटिक मीडियम भी है। कहता है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज गिवन 10 and mu r is given 1000. A microwave of frequency 10 megahertz, n is given 10 into 10 to power 6 hertz. The number of waves in 1 kilometer of the medium, d is equal to 1 kilometer, that is 1000 meter. तो कहता है कोई मीडियम है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक माइक्रोवेव है जो प्रोपगेट कर रहा है, तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में कितने वेव्स होंगे, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में कितने वेव्स होंगे, यही निकालना है। वेव्स की बात आती है तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, राइट। अब जानते हैं सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा।
ऐसा ही होगा। C is equal to nu lambda, so nu is equal to C upon lambda. Nu is equal to the number of waves per second या नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। एक ऑसिलेशन को हम वन वेव बोलते हैं, दिस इज वन वेव, राइट। वन ऑसिलेशन मींस वन वेव, सो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड दैट इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो नंबर ऑफ वेव्स यहां से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन लैम्डा, इतना हो जाएगा। डिस्टेंस इज गिवन दैट इज 1000 मीटर और 1 किलोमीटर। इफ यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, विल गेट द आंसर। लैम्डा के लिए आप अगेन सेम चल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू। आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इतना, इफ यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ C, विल गेट द आंसर। इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट v डाल दीजिए, इसे v डाल दीजिए, v अपॉन न्यू, एंड यू नो v इज इक्वल टू C upon under root mu r into epsilon r. C is given 3 into 10 power 8 divided by under root mu r is कितना 1000 and epsilon r is given 10. So that is becomes 3 into 10 to the power 3 into, ये चला जाएगा ऊपर 2 शून्य माइनस हो जाएगा 10 पावर 6, ये इतना आ गया v आ गया 3 into 10 to the power 6 and frequency is given 10 into 10 power 6, 10 into 10 to the power 6, this cancelled out, that is your 3 by 10, right। अब यहां नंबर ऑफ वेव्स, ये लैम्डा आ गया आपका, सो नंबर ऑफ वेव्स बिकम्स, सो नंबर ऑफ वेव्स, चलिए एक बार फिर से लिखते हैं, नहीं तो स्पेस में फिल कर दिया हूं इसे। नंबर ऑफ वेव्स दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन लैम्डा, डिस्टेंस इज 1000 मीटर, so 1000 divided by 3 by 10, that is equal to 10,000 divided by 3, that is approximately 333. So D is 3333, ऐसा ही कुछ होगा, क्लियर। सो D is the correct answer। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक।